Yeah, in today's session, we are going to cover a very important topic related to John Galsworthy, his novel The Man of Property. आज की क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और उसका क्या नाम है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो उनका नॉवेल है। कुछ चीजों को मैं बताता चल रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। मैं दोबारा क्वेश्चन आंसर आपसे करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक एक क्वेश्चन सबसे ले लूं, या अगर नहीं मैं किसी से ले पाता हूं क्वेश्चन तो कोई बात नहीं है, वो चीज आप सुनते रहेंगे तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। और हम लोगों को ये पता है कि जो जिस पेडागोजी को हम लोगों ने एडॉप्ट किया था टीचिंग मेथड को, कि क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो सेशन है या इस तरह की जो चीजें विच वी हैव टेकन या विच वी हैव रिकॉर्ड मींस जस्ट एडॉप्टेड इन आवर क्लास, दैट वाज हाईली फ्रूटफुल एंड इट वाज मच अप्रिशिएटेड बाय द पीपल। उस पे जो है तो आज उसी मेथड को हम लोग लेंगे। सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, और मैंने बताया था कि गाल्सवर्दी के 8 9 10 के आसपास ऐसे उनके प्लेज और नॉवेल हैं जिस पर हमें आपसे डिटेल बात करनी है। और जब भी मैं बात करूंगा तो बात करने से पहले उससे रिलेटेड मटेरियल मैं आपको 1-1.5 घंटे पहले या एक दिन पहले मैं भेज दिया करूंगा। आज मैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पे बात करने चल रहा हूँ, कल मैं कोशिश करूंगा स्ट्राइक पर और जस्टिस पर मैं बात करूंगा। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है यह एक नॉवेल है जो 1906 में पब्लिश होती है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? एक नॉवेल है जो कब पब्लिश होती है? 1906 ईस्वी में पब्लिश होती है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को देखने का कई तरह का नजरिया है। सबसे पहला जो नजरिया है मैं उसके टाइटल से शुरू करता हूं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका जो टाइटल है वह टाइटल ही आयरॉनिकल है। द टाइटल ऑफ द नॉवेल इज आयरॉनिकल या सैटिरिकल आप कह सकते हैं, जहां पे यह इंडिकेट करता है कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, एक ऐसा आदमी जो प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस देता, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर जो है, ठीक है, प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर्टी का मतलब मैं केवल उस चीज से समझता हूं जो नॉन लिविंग थिंग्स है। किसी का लैंड हो गया, किसी का अचल संपत्ति, चल संपत्ति जो आप कह सकते हैं जो है। तो अगर आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसका मतलब लैंड है। लेकिन अगर आप जीवित चीज को भी प्रॉपर्टी समझने लगे, वो भी जीवित चीज में इंसानों को अगर आप प्रॉपर्टी समझने लगे, तो यह कैसी सोच है, इसी चीज को लेकर के नॉवेल डिस्कस करता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टाइटल में क्यों द मैन ऑफ प्रॉपर्टी कहा गया है। क्लास एक छोटी सी क्लास होगी, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, बिकॉज इन दिस क्लास यू विल कम टू द नेचर ऑफ अ मैन हु टेक्स या हु ट्रीट्स द लिविंग थिंग एज हिज प्रॉपर्टी, जो लिविंग थिंग को अपनी प्रॉपर्टी के रूप में लेता है। यह एक साइको है, यह एक साइको है जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज व्हाट? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज द नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। इट पब्लिश्ड इन 1906। यह कब पब्लिश हुआ है? 1906 में पब्लिश हुआ है। जो यह नॉवेल है, इस नॉवेल की खासियत क्या है? इस नॉवेल की खासियत यह है कि द नॉवेल टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ अ मैन। यह जो नॉवेल है एक आदमी के नेचर के बारे में बात करता है, और वह जो आदमी है जिसके नेचर के बारे में वह बात करता है, उसका नेचर यह है कि वह जो है ह्यूमन बीइंग को भी, या आप कह सकते हैं कि अपनी पत्नी को भी एक प्रॉपर्टी समझता है। तो उसकी साइकी को, उसके नेचर को, उसके नजरिए को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, और उसका जो नजरिया है, उसका जो साइकी है, उसका जो नेचर है, वह नॉवेल के टाइटल में भी नजर आता है। When you take the novel The Man of Property, it means that this particular title ultimately focuses, where it only focuses upon a particular person. It tells about the nature of a particular person. It narrates who is the man that treats someone as property. एक चीज आपके माइंड में रख करके चलना है कि कौन वो है। दूसरा चीज, जो नॉवेल है, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह जो नॉवेल है यह अपर मिडिल क्लास लाइफ को लेकर के बात करती है। ध्यान में रखिएगा, लोअर मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास। द नॉवेल टेल्स अबाउट अपर मिडिल क्लास लाइफ। जो मैंने अभी शीट आपको शेयर किया है,
उस शीट में आपने देखा होगा सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ, और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब भी आप लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन कि डोमेन ऑफ प्रॉपर्टी में किस सोसाइटी को, किस क्लास के लोगों को लेकर के बात की गई है। अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से पहले आपको अपर शब्द लगाना है। अपर क्लास नहीं है, लोअर क्लास नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है, अपर मिडिल क्लास। अगर अपर शब्द नहीं रहेगा और ऑप्शन में केवल मिडिल क्लास आता है तब तो आप मिडिल क्लास लगा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास दोनों चीजें अगर यूज की जाती हैं तब आपको किसके साथ जाना, अपर मिडिल क्लास के साथ जाना है। सो यू फाइंड दैट कि द नॉवेल टेल्स अबाउट whom, द नॉवेल टेल्स अबाउट अपर मिडिल क्लास। दूसरा चीज क्या है कि इट पब्लिश्ड इन 1906, मैंने आपको बताया। तीसरा चीज मैंने आपको बताया कि इट्स अ नॉवेल, यह क्या है, एक नॉवेल है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द नॉवेल इज सच अ टाइप ऑफ नॉवेल विच टेल्स अबाउट द अपर मिडिल क्लास लिविंग इन विक्टोरियन सोसाइटी, जो विक्टोरियन समाज में रह रहे हैं। कल अभी मैंने आपको बताया था कि विक्टोरियन समाज के लोगों को क्या चीज का इंपॉर्टेंस है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में। दे आर इंटरेस्टेड इन सच अ लाइफ वेयर देयर इज द वैल्यू फॉर मनी, जहां पे मनी का इंपॉर्टेंस है, जहां पे रिश्तों की कद्र नहीं है। चाहे वो नए पैसे वाले हों, चाहे पुराने पैसे वाले हों, जिनके पास भी पैसा आ रहा है, जिनके हाथ में आ रहा है, वे लोग उस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, रिश्तों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि नॉवेल में दिखाया गया कि रिश्ते टूट रहे हैं, जो आपस के रिश्ते हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया कि टूट रहे हैं। तो पूरा का पूरा नॉवेल जो विक्टोरियन एज का अपर मिडिल क्लास सोसाइटी है, उनका कल्चर क्या है, उनकी सोच क्या है, वहाँ के लोग जो है कैसे रह रहे हैं, उनकी अपनी तरबियत कैसे हुई है, मतलब लालन पालन कैसे हुआ है, वे ऑफ लिविंग क्या है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड इन दिस नॉवेल। ये सारी की सारी बातें इस नॉवेल में की गई है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नॉवेल की शुरुआत होती है वह जो है 1886 ईस्वी की घटना से शुरू होती है। इट ओपन्स इन जून 1886। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि नॉवेल में जिस सन का मेंशन किया गया है वह कौन सा सन है, 1886। इट ओपन्स इन जून 1886, जून 1886 ईस्वी में एक, आप कहेंगे कि जो फोर्साइट क्लैन है, याद होगा कि मैंने आपको जिक्र किया था कि फोर्साइट सागा एक उनका मास्टर पीस रहा है। तो फोर्साइट जो है यह एक क्लैन का नाम है। क्लैन आप कह सकते हैं कबीला, वंश। तो जो फोर्साइट क्लैन है, जो वो वंश के लोग हैं, वे ज्वाइंट फैमिली की बात चल रही है, वे सारे लोग 1886 ईस्वी में इकट्ठा है। और कहां पर इकट्ठा है, एट द होम ऑफ ओल्ड जॉलियान। एक कैरेक्टर का नाम है जिसका क्या नाम है, ओल्ड जॉलियान, JOLYON। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो ओल्ड जॉलियान है, यह ओल्ड जॉलियान कोई और नहीं है बल्कि आप कह सकते हैं कि इसमें उन्होंने, जॉन गाल्सवर्दी ने अपने फादर की इमेज को दिखाया है। जॉन गाल्सवर्दी ने अपने फादर की इमेज, जो सीनियर जॉन गाल्सवर्दी थे, सीनियर जॉन गाल्सवर्दी की इमेज किस कैरेक्टर में देखने को मिलती, ओल्ड जॉलियान में। तो जो मैं पढ़ रहा हूं यह जो है क्या है, यह मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूं यह उस शीट का दूसरा पॉइंट है। नावल की शुरुआत 1886 ईस्वी में जून के महीने में होती है। एक संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, जो फॉरसाइट फैमिली के नाम से जानी जाती है, वह जो फॉरसाइट फैमिली है, जिस फैमिली का जिक्र जो है अपने मैग्नम ओपस में, अपने मास्टरपीस में खुद जॉन गाल्सवर्दी ने किया हुआ है, उस फैमिली के सारे लोग जो है, जिसमें ओल्ड जॉलियान सबसे बुजुर्ग जीवित लोगों में से वो सबसे बुजुर्ग आदमी है, वो ओल्ड जॉलियान और उनके लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम। सो यू फाइंड दैट कि ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है कि वे उस फंक्शन में इकट्ठा होते हैं। उस फंक्शन में जो है आप देखेंगे कि ओल्ड जॉलियान की जो जनरेशन है, जिसका नाम है यंग जॉलियान, यंग जॉलियान की डॉटर की इंगेजमेंट है।
एक रस्म और रिवाज जैसे हर जगह की मिडिल क्लास की फैमिली है तो एक रस्म और रिवाज है, एक कल्चर है, वो देखने को मिलेगा। वो चीजें हैं, उसको वो लोग देखते हैं, उसको वो लोग करते हैं, वहां पे वो लोग इकट्ठा है। ठीक है, एक मैंने पहले आपको बताया कि मिडिल क्लास का कल्चर, मैरिज कैसे होती है, इंगेजमेंट कैसे होता है, परिवार के सारे नातेदार रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, एक वैसे इमेज अपर मिडिल क्लास की पेश की जाती है। तो एक तो ठीक है कि ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली के लोग इकट्ठा हुए हैं, उनकी चीजों को रखा गया है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसमें जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम अगर आप देखेंगे कि उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सोम्स फॉरसाइट। जो एक जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका क्या नाम है, सोम्स फॉरसाइट, SOAMES, सोम्स फॉरसाइट। जो सोम्स फॉरसाइट है वह 31 ईयर का है, 31 साल का है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो नेचर है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो टाइटल है, यह सोम्स फॉरसाइट के नेचर को प्रेजेंट कर रही है। सोम्स फॉरसाइट जो 31 साल के हैं, जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल अगर देखा जाए कि नोटरी है, और अगर जो फॉरसाइट फैमिली है जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, काफी नेम और फेम है, उन्होंने एक अपना बिजनेस बना रखा है। लेकिन उनका जो नजरिया है वह नजरिया यही है कि वो हर चीज को प्रॉपर्टी के रूप में ही जो है देखते हैं। अभी उनका अपनी बीवी से जो बिहेवियर होगा आयरीन को लेकर के, आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो नॉवेल है अनडाउटली ठीक है, मिडिल क्लास की फैमिली है, और जो फैमिली है वो फोर्साइट क्लैन को बिलोंग करती है, सारे लोग इकट्ठा हैं। 1886 की घटना है, जून महीने में इंगेजमेंट होती है, उस इंगेजमेंट में सारे लोग इकट्ठा हुए, तमाम चीजें होती हैं, यू फाइंड दीज थिंग्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नॉवेलिस्ट की निगाह जो है, मुझे लगता है कि एक कैरेक्टर पर थी, कि इन कैरेक्टर में से केवल एक कैरेक्टर को और उसके इनकाउंटर, उसके बेटर हाफ को, आयरीन को, सोम्स फॉरसाइट और आयरीन अगर आपको समझ में आ गए तो बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। और ये ध्यान में रखना है कि जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है जो 1906 में आती है, यह मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 ईस्वी में तो आती है, लेकिन यह जो है किसका हिस्सा बन जाती है, फोर्साइट सागा का जो मास्टरपीस है, यह उसका एक हिस्सा बनती है। अब होता क्या है कि कई जनरेशन को लेकर के बात की जाती है, जिसमें एक जनरेशन ओल्ड जॉलियन के अलावा आपके यंग जॉलियन, प्लस यंग जॉलियन के डॉटर की इंगेजमेंट। उसके बाद आप ये देखते हैं कि किस तरह से चीजों को उसमें जो है उनके भतीजे को भी लेकर के बात की जा रही है। सोम्स फॉरसाइट जो है ओल्ड जॉलियन के भतीजे, निफ्यू हैं, भाई के लड़के हैं, उनकी भी बात की जा रही है। तो जो सोम्स फॉरसाइट है, आपको नॉवेल में कुछ नहीं करना है, घटना ध्यान में रखना है, इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है, दो कैरेक्टर के नेचर को ध्यान में रखना है। वह क्या है, सोम्स फॉरसाइट है और साथ ही साथ उनकी बेटर हाफ आयरीन है। इन लोगों के रिश्ते कैसे हैं, या विक्टोरियन एज में मिडिल क्लास के रिश्तों में दरार क्यों पड़ रही है। क्यों मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा था कि विक्टोरियन एज वाज एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन, क्यों उन्होंने कहा था। ये सारी बातें आपको क्या करना, आपको समझना, ये सारी चीजें आपके सामने आनी है। तो इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ओल्ड जॉलियन के निफ्यू सोम्स फॉरसाइट को देखते हैं कि वह एक सक्सेसफुल नोटरी हैं, समाज में उनकी इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वह इंसान है, तो इंसान होने के नाते उनका नेचर भी इंसानों जैसा होना चाहिए, उनके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। उनकी जो मैरिज है वो आयरीन से होती है, वो अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, या आयरीन का नेचर कैसे है, ये जो है इस नॉवल में देखने लायक है। अब उसके बाद आपको ये ध्यान में होगा कि मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं कि आयरीन, जैसा आपको पता चला कि आयरीन इज द वाइफ ऑफ हुम, आयरीन इज द वाइफ ऑफ सोम्स फॉरसाइट। आयरीन जो है किसकी पत्नी है, सोम्स फॉरसाइट की पत्नी है। उनकी उम्र जो है 22 साल की, शी वॉज ओनली 22 एट हर मैरिज। जब उनकी शादी होती तो वो कितने साल की होती, 22 साल की है। लेकिन आयरीन उस तरह के परिवार से नहीं बिलोंग करती हैं जिस तरह के परिवार से जो है
सोम्स फॉर्साइट बिलोंग करते हैं, उनका अपना परिवार है, एक हिस्ट्री है, एक रुतबा है, एक क्लैन है, उस तरह की। बल्कि जो आयरीन है, आयरीन इज द डॉटर ऑफ अ पुअर विडोड प्रोफेसर, इज द डॉटर ऑफ अ पुअर विडोड प्रोफेसर। आयरीन एक विडो प्रोफेसर की बेटी है। प्रोफेसर जो है गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, लेकिन वह बिजनेसमैन नहीं है। उसकी बेटी है और वो भी उनके हस्बैंड इज नो मोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी तरह से ये चीजें जो है वो वहां पे होती है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि उनकी स्टेप मदर से उनकी पटती नहीं है। अब वो क्या रीजन है, अपनी जगह आप हर जगह जानते हैं कि क्या सिचुएशन होता है, लेकिन आपको मैंने बार बार बताया कि पूरे नॉवेल में दो नेचर को समझना है, एक आयरीन को और एक सोम्स फॉर्साइट को। एक अपर मिडिल क्लास से, वन हु हैज मनी, वन हु हैज नेम, वन हु हैज फेम, वन हु हैज ईच एंड एवरीथिंग, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी वह वैसा ही नेचर अपनी बीबी के साथ भी करते हैं। वह जो है उनके अंदर पॉजेशनशिप है। ही पॉजेस हिज वाइफ। मेरे शब्दों को ध्यान रखें, पॉजेस वर्ड जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आप भलभी से कहिए कि पॉजेसिव केस, ठीक है, लेकिन पॉजेस वर्ड नहीं अच्छा माना जाता। पॉजेस जो वर्ड है एक तरह के स्वामित्व, हर चीज पर अपना अधिकार जताना। पॉजेस वर्ड शेयरिंग का ऑप्शन खत्म कर देता। जैसे शेयरिंग में होता है कि ये आपका भी है, मेरा भी है। इसका मतलब आपने यू को भी वेलकम किया। आई तो आप है ही है, लेकिन आपने यू को भी वेलकम किया। लेकिन जब आप पॉजिटिव में जाते हैं और ये कहते हैं कि दिस इज माई पेन, तो इसका मतलब हो गया कि आपका ही क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है आप देखेंगे कि पॉजिशनशिप है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है अपनी वाइफ को लेकर। जब ये वर्ड यूज किया जाता है कि हस्बैंड इज वेरी पॉजिटिव अपनी वाइफ को लेकर, कि इसका मतलब कि जो वाइफ है उसको उतना फ्रीडम उन्होंने नहीं दे रखा है। हर चीज पर जो है उसको निगरानी रखते हैं और एक कमोडिटी के रूप में उसको देखते हैं। और इस नेचर से आयरीन ने मैरिज तो उनसे भलवी से कर ली, लेकिन दोनों जो है एक छत के नीचे रह करके भी एक छत के नीचे नहीं रह रहे हैं। यह विक्टोरियन एज की बहुत बड़ी त्रासदी है, जिसे आप देखेंगे कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी पोयम में, मैंने पहले भी कहा था कि आर लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। वो कहते हैं हमें एक दूसरे के प्रति सत्य होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। यहाँ पर जिस बड़े परिवार के हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को दिखाया गया, वहां एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं। मैंने आपको नोरा की कहानी बताई थी, वहां पर भी वफादारी नहीं थी, परिवार उजड़ गया। ऐसे ही आप देखेंगे कि आयरीन का और सोम्स फारसाइड का परिवार उजड़ जाता है। क्यों उजड़ जाता है? इसलिए कि एक प्रॉब्लम है, वह ईगो की प्रॉब्लम है। हस्बैंड की तरफ से एक प्रॉब्लम है, वह पॉजिटिव है, वह पॉजिटिव है। तो यू फाइंड दिस प्रॉब्लम। अब उसके बाद होता क्या है कि एक गरीब लड़की एक बड़े घर में जाती है। जाने के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि विक्टोरियन एज की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, वह आइडेंटिटी। हर आदमी अपनी आइडेंटिटी के लिए संघर्ष है। व्हाट इज माई आइडेंटिटी, मैं क्या। और यह आइडेंटिटी की बात आज से नहीं, रिनेशन से शुरू होती है, लेकिन विक्टोरियन एज में बहुत फलती फूलती है। तो आयरीन भी एक वाइफ होने के नाते तो सोचेगी ना कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, क्या मैं सब कुछ हस्बैंड के इशारे पर ही करूं, या जो है हस्बैंड कुछ मेरे भी इशारे पर करे। यह भी एक पार्टिकुलर चीज है। तो इस चीज को भी नॉवेलिस्ट ने दिखाया है। दूसरा चीज यह भी क्वेश्चन है कि क्या आयरीन कोई नॉन लिविंग थिंग है, क्या आयरीन कोई कमोडिटी है, क्या आयरीन कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु है कि सोम्स फॉर्साइड गए, खरीद लिए, अपने घर पे लाए और जैसा चाहेंगे ट्रीट करेंगे। ये भी क्वेश्चन है जो हमें ध्यान में रखना है कि कैसे विक्टोरियन एज, जो कल मैंने आपको बताया था, वो रिलेशनशिप कैसे यहाँ पे नजर आता, क्यों जरूरत है कि किसी एज का पढ़ना, या अगर उस राइटर उस एज का है तो उसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि आयरीन का बहुत ही अच्छा जो है सुलूक हम कहेंगे कि नहीं था, और हस्बैंड का उससे भी अच्छा सुलूक नहीं था। दोनों का एक दूसरे के प्रति जो रिलेशन है
दैट वाज नॉट अ बेहतर रिलेशन, दैट वाज नॉट अ गुड रिलेशनशिप। आयरीन क्या करती हैं कि डज नॉट लव हर हस्बैंड। केवल उनको लव करने के पीछे का एक रीजन यही था, एक तो उनका जो है आप कह सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस भी, दूसरा ऊपर से उनका नेचर भी, दोनों चीजें वहां पे दिखाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय विक्टोरियन ईरा में जो वीमेन है वो भी कॉन्शियस है, वे भी कॉन्शियस है, और वे भी ये देख रही कि जो मेरा बेटर हाफ है, जो मेरा स्पाउस है, जो मेरा हस्बैंड है, वो कहाँ तक स्मार्ट है या उसका नेचर क्या, अगर स्मार्ट नहीं तो क्या नेचर है उसका या नहीं। सच अ थिंग वी फाइंड। और इन इंडियन सोसाइटी में आजकल तो अब बहुत तेजी के साथ चल रहा है कि दरवाजे पर पहुंची बारात भी वापस हो जा रही है। पता चली कि अगर हस्बैंड ने शादी के समय जो है ड्रिंक कर लिया, कई केसेस ऐसे हुए हैं। सो यू फाइंड व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। वह प्रॉब्लम क्या आती है कि आयरीन हस्बैंड को लव नहीं करती या उस तरह से उसके रिलेशनशिप नहीं है, और जो सोम्स ऑफ फॉरसाइट है वो उसको कमोडिटी के रूप में यूज करना चाहते हैं, और उसके उसके जो रिलेशनशिप की तवक्को या उम्मीद उससे करते हैं, वह रिलेशनशिप दोनों के बीच में नहीं है। तो सोम्स ऑफ फॉरसाइट फ्रस्ट्रेट होते हैं, और वो जो है क्या करते हैं, कहते हैं कि हम इसको यहां से अलग लेके जाएंगे और एक बड़े घर में रखेंगे, और उसको अपने से अलग करना चाहते हैं। अपने से अलग करने का मतलब ये कि एक कमोडिटी के रूप में उसका इस्तेमाल करना, एक आइसोलेशन में उसको रखना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन दोनों तरफ से है, लड़ाई झगड़ा दोनों तरफ से है, कंप्रोमाइज करने का कोई आर्ट नहीं, हर में ईगो है, हर में अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है। इसकी वजह से जो है सोम्स ऑफ फॉरसाइट एक आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। वह जो आर्किटेक्ट है, यू विल कम टू नो कि उस आर्किटेक्ट को, जिसका नाम बॉसिनी है, BOSSINEY, वो बॉसिनी को बुलाते हैं और बॉसिनी से कहते हैं कि क्या करो कि एक घर बनाओ। और उस घर का नाम जो रखा गया है, उस घर का नाम है रॉबिन हिल करके। आई हैव मेंशन्ड इट इन माय सीट, आई थिंक, या रॉबिन हिल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरीन को किस घर में रखा जाता है। आयरीन को रॉबिन हिल में रखा जाता है। उस घर का आर्किटेक्ट कौन है? उस घर का जो आर्किटेक्ट है फिलिप बॉसिनी। और अगर आप देखेंगे कि जब उस घर का निर्माण हो रहा था, जब फिलिप बॉसिनी आते हैं, तो फिलिप बॉसिनी का जो अफेयर है वो यहां पर शुरू हो जाता है। किससे शुरू हो जाता है? यू विल कम टू नो, आयरीन से। आयरीन इज मैरिड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि शादीशुदा, देन कैसे उसने रिलेशन, ये क्वेश्चन विक्टोरियन एज के लोगों ने भी उठाया था, यह क्वेश्चन होना स्वाभाविक है। लेकिन मैंने बताया कि इट्स व्हाट, मैरिज ऑन पेपर एंड मैरिज इन लाइफ, दो अलग चीजें हैं। क्या मैरिज केवल पेपर पे हुई है, या मैरिज जो है शादी में भी उतारी, मीन जीवन में भी वो शादी उतारी गई है? तो दैट वाज मैरिज ऑन पेपर फॉर सोसाइटी, दे आर मैरिड, बट मैरिज दैट इज अ सैक्रेड नॉट, जो एक पवित्र बंधन है, खासकर भारतीय दर्शन में तो बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, उस पार्टिकुलर चीज को जो है लाइफ में नहीं लाया गया। यू विल कम टू नो कि एक उधर से फ्रस्ट्रेशन, एक इधर से फ्रस्ट्रेशन है। और इसी समय जब जो है आयरीन रॉबिन हिल नाम के घर में अलग से रह रही थी, या अलग से उसकी अपनी जो है उसको वहां पे कर दिया गया था, तो यह इंडिकेट करता है क्या कि कट ऑफ, CUT, कट OFF ऑफ। कट ऑफ का मतलब एलियनेशन, लोनलीनेस, डाउट, डिस्प्यूट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्ट्रैक्शन, अलग किया जाए, संबंधों को अलग किया जाए। तो सोम्स ऑफ फॉरसाइट, आयरीन के संबंध टूटते हैं, दरक जाते हैं, उनमें किसी तरह का फैसिनेशन नहीं है, किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि उनके बीच क्या है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है। और इस दरकते संबंधों के बीच में आयरीन जो है अपनी एक अलग जिंदगी की तलाश करती है। किसके साथ? आर्किटेक्ट फिलिप बॉसिनी के साथ, जिसने वो घर बनाया है। लेकिन जब वह घर में अकेले रहती है, तभी सोम्स फॉरसाइट आते हैं, और आने के बाद उसको जो है आप कह सकते हैं कि एब्यूज करते हैं, रेप करने की कोशिश करते हैं, सीड्यूस करते हैं,
इस तरह से वो करते हैं। सवाल यहाँ पे वो उठता है कि यहाँ पे जो सोम्स फारसाइट है वो गलत है। क्यों? कारण कि उनके माइंड में मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहा है ना। वो जो है आयरीन को अपनी वाइफ नहीं समझ रहे हैं, वह उसको एक कमोडिटी के रूप में ले रहे हैं। एंड विदाउट द परमिशन ऑफ हर वाइफ, ऑफ हिज वाइफ, शी कांट टच हर बॉडी। फेमिनिज्म ये कहता है कि बगैर उसके परमिशन के कोई भी जो है टच नहीं कर सकता। तो जो ड्रामेटिस्ट है उसने यहाँ पर ये भी दिखाया कि वायलेंस वायलेंस यह एक तरह का वायलेंस है और एक अगर आप देखिए एक बड़ा अपराध माना जाएगा। अनडाउटली कि ऑन पेपर शी इज द वाइफ ऑफ सोम्स फारसाइट, बट मैंने कहा कि वह जो है जो रिलेशनशिप है लाइफ में नहीं है। इन दिस वे यू फाइंड व्हाट, इन दिस वे यू फाइंड कि सोम्स फारसाइट का एक नया चेहरा सामने आता है कि वह कितना पॉजिटिव है। वो सोचते हैं कि दिस इज माई वाइफ और मैं जैसा चाहूंगा वैसा ट्रीट करूंगा, जैसा चाहूंगा वैसा मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगा। तो हियर यू फाइंड द साइकी ऑफ अ मैन, द साइकी, द नेचर ऑफ अ मैन दैट इज सोम्स फारसाइट, दैट ट्रीट्स आयरीन एज हिज ओन प्रॉपर्टी, जो आयरीन को अपनी प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट करते हैं। दिस इज वाई यू फाइंड द नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। हु इज द मैन? द मैन इज सोम्स फारसाइट एंड हु इज प्रॉपर्टी? आयरीन इज प्रॉपर्टी। इसीलिए मैंने कहा आप कुछ याद रखिए या ना याद रखिए, इन दो कैरेक्टर को याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि नावल की शुरुआत 1886 जून में होती है और फोर्साइट क्लैन में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। ओल्ड जालियान का जिक्र है, यंग जालियान का जिक्र है, उनकी बेटी जिसका नाम जून है उसका इंगेजमेंट होता है, वहां पे लोग इकट्ठा हैं और उसके बाद ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। लेकिन जो भी चीजें हैं उस नावल में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है, वो कौन सा है? आयरीन और सोम्स फोर्साइट का रिश्ता। सोम्स फोर्साइट कौन है? ओल्ड जॉलियन के निफ्यू हैं, उनके भतीजे, उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, जो एक नोटरी है, जिनके पास नेम है, फेम है, काफी सक्सेसफुल है, शोहरत है, पैसा है, इज्जत है, बंगलो है, कार है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज नहीं है, कल्चर। नोटरी सर, वो जो बार वकीलों के बीच में बना देते हैं सर। ओके सर। या क्योंकि जो है जो आपका परिवार इनका रहा है, जॉन गाल्सवर्दी का जो परिवार था, खासकर उनके जो फादर थे वो खुद जो है बार से जुड़े थे और जॉन गाल्सवर्दी ने भी जो डिग्री ली थी वो लॉ की डिग्री ली थी। तो उन्होंने अपनी लाइफ को अपने परिवार के लोगों का भी चूज किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीनियर जॉन गाल्सवर्दी के फादर का जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे नजर आता है? ओल्ड जॉलियन में नजर आता है। अब यहाँ पर जब आप ये चीज देखते हैं कि इतना सारा चीज हो गया, रिश्तों में इतनी दरार आ गई और एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों साथ में नहीं रह रहे थे, तो आयरीन ने ये बात जो है बताई अपने लवर फिलिप बोसिनी को कि मेरे साथ जो है मेरे हस्बैंड ने, सो कॉल्ड हस्बैंड ने ऐसा ऐसा किया, बिकॉज आई डोंट ट्रीट हर हिम लाइक हस्बैंड। तो फिलिप बोसिनी ये प्लान बनाते हैं कि हम लोग भाग चलेंगे। और वन नाइट जब अंधेरे में फिलिप बोसिनी जाते हैं और काफी फॉग वगैरह रहता है तो उनकी डेथ हो जाती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कौन सा कैरेक्टर है जिसकी डेथ दिखाई गई है? फिलिप बोसिनी की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, कोई मारता नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। अब अगर फिलिप बोसिनी की डेथ हो गई है, सोम्स फारसाइट स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है। अच्छी बात का मतलब कि नैरेटर ने जैसे प्रेजेंट किया, वह बात अच्छी नहीं है, लेकिन नैरेटर ने जैसे प्रेजेंट किया उसने ये दिखाया है कि एक औरत विक्टोरियन समाज में भी उसको अबला ही दिखाया गया, उसको अबला ही दिखाया गया, दुर्बल ही दिखाया गया, वीक दिखाया गया। अब उसके बाद आयरीन क्या करती है? सोम्स फारसाइट इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड शी हैज नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू कम बैक टू वेयर, टू कम बैक टू सोम्स फारसाइट। आयरीन जो है अपने जीवन को सुरक्षा के पर्पज से, जीवन को बचाने के लिए वह दोबारा जो है कहां पर आती है? सोम्स फारसाइट के पास आती है, लेकिन इस समय घर का दरवाजा बंद है। अब आप समझ सकते हैं कि सिंबल क्या है। सोम्स फारसाइट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हु वाज राइट, हु वाज रॉन्ग? आयरीन सही थी, सोम्स गलत थे, सोम्स गलत थी, आयरीन सही थे? ये आपका अपना विचार करने का वो होगा।
लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो दरवाजा बंद किया गया वह जो है सही नहीं था। इसलिए सही नहीं था कि अगर आयरीन आती है, जैसे जो है बीइंग अ वाइफ शी हैज राइट, शी कैन लिव, वो उसी छत के या उसी घर में रह सकती थी और दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए था। दरवाजा अगर बंद किया जाए तो उन पुरुषों के लिए भी बंद किया जाना चाहिए जो कि इस तरह की चीजों से गुजरते हैं, तो उनका भी दरवाजा बंद कर दिया जाना चाहिए। तब तो समाज में जस्टिस की बात होगी। साथ जॉर्ज गाल्सवर्दी ने बहुत ही इमोशनल अपील के साथ ये कहा है कि द डोर इज ओनली क्लोज्ड फॉर आयरीन, not for whom, not for Soames Forsyth, because who shut the door? Soames Forsyth shut the door। और उसके पीछे एक रीजन यही था कि सोम्स फॉरसाइथ के हाथ में पैसा था, इकोनॉमिक रूप से वे स्ट्रांग थे, आयरीन के हाथ में पैसा नहीं था। अगर पैसा आयरीन के हाथ में होता तो शायद जो है दरवाजा किसके लिए बंद होता? सोम्स फॉरसाइथ के लिए बंद होता। तो एक चीज ये ऐसी है जो उन्होंने यहाँ पे रखी है, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। दूसरा चीज ये भी है, फेमिनिज्म हमेशा ये कहता है कि खास करके अगर आपको याद होगा द सेकेंड सेक्स में मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट जो फेमिनिस्ट है वो कहते हैं कि वुमेन इज नॉट बॉर्न बट मेड, औरत पैदा नहीं होती, औरत बनाई जाती है। तो वुमेन का मतलब कि उसका सोशल कंस्ट्रक्शन, ऐसे चलना, ऐसे करना, ये करना, ऐसा जाना, वैसा जाना, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। दूसरा चीज जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, मनी जिसके हाथ में है वही पूरा समाज कंट्रोल करेगा, वही नियम बनाएगा, वही कानून बनाएगा, वही जस्टिफाई करेगा। दोज हु आर इन पावर, दोज हु होल्ड मनी, जिसके हाथ में शक्ति है, जिसके हाथ में पावर है, वही नाम, वही कानून बनाएगा, वही नियम बनाएगा। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो ये तो नॉवेल है, नॉवेल का बहुत सारा चीज सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। मैं एक बार से दोबारा सारी चीजों को समराइज कर दे रहा हूं। एक तो सबसे पहला चीज कि इट्स अ नॉवेल एंड यू फाइंड कि 1906 में आई है, मिडिल क्लास लाइफ को डील करता है, पब्लिश्ड 1906 जून 1886 ईस्वी में फारसाइट क्लैन को के घर पर, जो फारसाइट जो राजवंश है या उस राजवंश या संयुक्त फैमिली है, वहां पे सारे लोग इकट्ठा हैं, जिसमें ओल्ड जालियान है, यंग जालियान है, और यंग जालियान की जो डॉटर है उसकी इंगेजमेंट है, उसको लेकर के लोग वहां पे इकट्ठा है। बाकी मैंने आपको बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह फोरसाइट, सोम्स फोरसाइट, आयरीन, और एक डेथ जो फिलिप बॉसनी है जो आर्किटेक्ट हैं, और एक जो है घर का नाम रॉबिन हिल, और साथ ही साथ कि आयरीन जो है एक पुअर क्लास से, अगर मैं कहूँ, चूंकि प्रोफेसर की लड़की तो है ही, लेकिन जब वो मर जाते हैं या विडो, तो उस तरह की उनकी नहीं होती कि जिससे उनकी शादी हुई है उस तरह से नहीं, और ये शादी मजबूरी में हुई थी। आयरीन अपनी सिक्योरिटी के पर्पस, आयरीन उनको लाइक नहीं करती थी किसी तरह से। दीज थिंग्स यू कम टू नो। इतना पढ़ाने का। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि मेरी बैटरी मात्र मोबाइल की 5% रह गई है। मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी रहा होगा चार्ज नहीं था, रात में मैं भूल गया था। तो ऐसी कंडीशन में मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर जो है किसी का कोई क्वेरी होगा तो क्वेरी आप जो है सर, व्हाट इज द व्हाट्सएप ग्रुप में नेम ऑफ डाल, द डॉटर सर? या जून। व्हाट इज द नेम? जून। जून जी, सर, या was she betrothed to young Jocelyn? या Was she betrothed to young Jolyon? नहीं, शी वॉज द डॉटर ऑफ यंग जॉलिन। जून, जून was the daughter of young Jolyon. Okay. Okay. And they didn't have any daughter? Yeah. Soames and Irene? They didn't have any daughter? Soames and yeah, when we talk about this particular relationship now, this time they don't have any daughter. In the next novel which we will cover, especially the fourth side, तो उसमें आप इसी फैमिली की कहानी को आप अगले नॉवल में देखेंगे, जिसमें मैं जिक्र करूंगा कि कैसे वहां पे वो चीजें आती हैं। बट इन दिस नॉवल यू डोंट फाइंड एनी। ओके। एंड एक चीज और भी है कि इफ यू हैव टाइम, तो ये तो मैंने आपको क्रीम निकाल करके दिया है। अगर आपको नॉवेल को और बेहतरीन समझना है और अपने ढंग से जाना है,
तो आपको आधा घंटे का एक एफर्ट और करना पड़ेगा कि आप इसकी स्टोरी के ऑन भी आपको यार्क नोट्स है, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड, वहां से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यार्क नोट्स काफी बेहतरीन नोट्स होता है ऑनलाइन, वहां से आप इसको कर सकते हैं, कुछ अपने हाथ से भी आप उसको, बट इतना चीजें थी। सो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, और कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो यू कैन जस्ट लीव एंड जस्ट गिव योर फीडबैक अबाउट द क्लास।